तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको लेके चलेंगे छत्तीसगढ़, जो एक समय बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज एक इंडिपेंडेंट राज्य होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जद्दोजहद से जूझ भी रहा है, द नक्सल प्रॉब्लम। जैसे हिंदुस्तान के बड़े शहर अर्बन गैंगस्टर्स के साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई का माफिया, पंजाब के गैंगस्टर, उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर माफिया, बिहार का माफिया। लेकिन छत्तीसगढ़ और झारखंड दो राज्य ऐसे हैं जहां पर शहरों में और गांवों में दोनों जगह पर अंडरवर्ल्ड माफिया नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन अंडरग्राउंड माफिया नाम की बहुत बड़ी एक मूवमेंट चलती रहती है। और ये लोग लेफ्टिस्ट ख्यालों के लोग हैं, माओवादी जिनको हम कह देते हैं, द नक्सल्स, अर्बन नक्सल और रूरल नक्सल। ये बहुत सालों से अपनी आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं, लेकिन इनके काम धंधा करने का तरीका, पैसा कमाने का तरीका, समाज में विचरने का तरीका दो तरीकों से अलग है अंडरवर्ल्ड से। पैसे कमाने का तरीका तो काफ़ी हद तक एक ही है, लेकिन उसको खर्चा करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। जहाँ पर अंडरवर्ल्ड ऐसे कामों से इकट्ठा किया हुआ पैसा बहुत लोग जो सरगना होते हैं वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने कुछ चंद गिने चुने बड़े लोगों के लिए करते हैं। आम लोगों से काम करवा के उनको रद्दी की तरह फेंक दिया जाता। बाद में उनको, उनके परिवारों को पूछने वाला कोई नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत जो नक्सल्स हैं इस एरियाज के, जो गांव खेड़े में, दूर दराज के इलाकों में, घने जंगलों में, पहाड़ों में, खड्डों में, गहराइयों में जाके काम करते हैं लोगों के बीच, वो अपनी कमाई का ज़्यादातर पैसा आम लोगों पे खर्च करते हैं। लोगों की पढ़ाई पे, उनके घर बनाने में, उनको कपड़े देने में, उनकी रोटी रोजी चलाने में, उनकी बेटियों की शादी करने में। इस तरीके से वो अपना एक बहुत बड़ा काडर खड़ा कर लेते हैं। कैसे बनते हैं वो डिफरेंट कहानियाँ, लेकिन आज आपको कहानी सुनाएंगे उस शख्स की जो झारखंड का पिछले 20 साल से तकरीबन टॉप के 5 जो कमांडर हैं उनमें से एक गिना जाता है। और 2003 से लेके 2023 तक 100 से भी ज़्यादा केस रंगदारी के, फिरौती के, एक्सटॉर्शन के, जबरी वसूली के, हफ्ता खोरी के 3 राज्यों में उसके खिलाफ चल रहे हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। इन तीनों स्टेट में उसके तकरीबन 8,500 के करीब काडर, उसके साथ जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा काडर, आधे के करीब उसका सिर्फ झारखंड में ही है, क्योंकि वो खुद झारखंड का रहने वाला है। और बहुत अच्छी तरह उसका काम चल रहा था, लोगों में मकबूलियत थी, पुलिस के साथ मुकाबले भी होते थे, छुपे रहने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि लोगों के काम इतने करता है, इतने करता था कि लोग उसकी कभी खबर ही नहीं करते थे। शुरू में उस आदमी का इस लहर में आना कैसे होता है, थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता के, जो कहानी बिल्कुल अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं जैसी है, लेकिन एंड जो है, किस लिए वो ये करते हैं, वो गोल जो है, एम है, जो निशाना है, वो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। अब कैसे काम होते देखिए, इसकी कहानी किसी मुंबई शहर या किसी और बड़े शहर के अंडरवर्ल्ड सरगनाओं से कम नहीं। 19 साल की उम्र में, 2000 के करीब, उसके के करीब जब 19-20 साल की उम्र थी, तो ये आदमी 10वीं पास करके देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती होने के लिए निकलता है और सेलेक्ट हो जाता है।
अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, और जब अपनी वो चिट्ठी लेके यूनिट में ज्वाइन करने जा रहा होता है तो रास्ते में इसको खबर मिलती है कि इसके छोटे भाई को एक पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। तो ये आदमी अपने भाई की उस रस्म में नहीं जाता है, आर्मी में जाके ज्वाइन कर लेता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद इस बेस पे कि उसके घर में उसके माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं है, एक ही भाई था जिसकी मौत हो चुकी है, और वो बहुत दूर दराज एक जंगलात महकमे के इलाके में उसका गांव है, छोटी सी झोपड़पट्टी है, वहाँ से आया है। तो उस ग्राउंड्स पे अक्सर आर्मी वाले सोच विचार करके आदमी को रिलीज कर देते हैं, हालांकि उसको बेनिफिट कोई नहीं मिलते। तो खैर ये आदमी आर्मी छोड़ के वापस अपने गांव आ जाता है, और इसका गांव जो है वो एक खूंटी इलाका है झारखंड का। उसमें इसके गांव का नाम है लापा। वो पुलिस स्टेशन भी पड़ता है, और मोरातोली गांव का नाम है, विलेज का नाम। लापा पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट खूंटी, वहाँ का ये शख्स रहने वाला, और गांव में आके अपने भाई का छोड़ा हुआ का, भाई भी इसका नक्सलाइट मूवमेंट में था, तो उसी यूनिट में, जिस यूनिट में इसका भाई काम करता था, उसको आके संभालता है और एक फुल फ्लैज नक्सल अपना वर्कर बन जाता है पार्टी का। लेकिन ये किसी बड़े ग्रुप के साथ हाथ नहीं मिलाता। जिस तरीके से इसका भाई अपनी छोटी सी यूनिट चलाता था 4-5 गांव की, उसी तरह ये भी अपनी यूनिट चलाता है जिसका नाम ये CFT रखता। उसके बाद इसकी दोस्ती हो जाती है उस इलाके के एक बड़े नक्सल कमांडर के साथ। इनका मिलना जुलना हो जाता है, पुलिस के साथ एनकाउंटर होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को हथियारों का आदान प्रदान वो करते करते इसकी दोस्ती हो जाती है मसीह चरण सिंह पूर्ति के साथ। मसीह चरण पूर्ति, ये आपको बता दें कि जो नक्सल कमांडर होते हैं उनके असली नाम नहीं होते, उन्होंने एक अलग किस्म के नाम रख लेते हैं जिनसे ये भी नहीं पता चलता कि भी कौन से इलाके के हैं, किस धर्म के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। कोई किसी भी राज्य के होता है लेकिन काम दूसरी किसी नक्सल यूनिट में जाके करता है। तो पूर्ति के साथ मिलके ये बहुत बड़े काम करने लगते हैं, अपना इलाका कंट्रोल में लेते हैं। बड़े लेवल के इलाके की इंडस्ट्रियलिस्टों से, पेट्रोल पंप वालों से, जंगलात के ठेकेदारों से, रोड ब्रिज कंट्रैक्टर से इनका वसूली का काम शुरू हो जाता है, जो तकरीबन हर यूनिट करती। उसी तरह जैसे शहरों में अंडरवर्ल्ड के लोग करते हैं, लेकिन ये लोग क्योंकि अपनी लाइफ अंडरग्राउंड जीते हैं, किसी को ना इनका असली नाम पता होता है ना ठिकाना पता होता है। जब जो मैसेज जिस नाम से छोड़ जाते हैं काम करके, वही नाम चलता रहता। तो ये शख्स दिनेश गोप जिसका नाम है, ये गोप एक बहुत प्रेस्टीजियस कास्ट है वहाँ पे। मुझे याद है 1968-7 में जब मैं बिहार का दौरा किया था अपने एक रिश्तेदार के साथ जिनका ट्रांसपोर्ट कंपनी थी धनबाद में, तभी ये झारखंड बना नहीं था, बिहार एक ही था। तो मैंने बहुत सफ़र किया था उस इलाके में, धनबाद, झरिया, कतरास, और उसके साथ साथ बिहार का मेन शहर, साथ में उड़ीसा का कुछ हिस्सा। एक काफ़ी एरिया उन दिनों में मैं घूम फिर के आया था। अपनी मैट्रिक के 10वीं के एग्ज़ाम देने के बाद जो छुट्टियां होती हैं, तो हमारे एक रिश्तेदार वहाँ धनबाद में रहते थे, एक जमुई बिहार में रहते थे भागलपुर के पास। तो ये दो गाँवों में मिलने के बहाने तो आना जाना सबके साथ, उनकी ट्रकों में और उनकी बसेस भी चलती थी, उनके साथ घूमना फिरना 2-2.5 महीने बहुत सैर किया, और वो इलाका काफ़ी देखा हुआ। उस ज़माने में भी एक गोप ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी, पुराने लोगों को याद होगा। उसके सैकड़ों ट्रक पूरे बिहार में, जो उस समय झारखंड भी साथ में था,
घूमते नजर आया करते थे। एक गाय बनी हुआ करती थी उस ट्रक की साइड की बॉडी पे, और उस गाय के बीचों बीच एक एरो तीर निकला होता था। तो मैं देख के बहुत हैरान था कि ये गौ माता तो बहुत पवित्र, हमारा माँ के समान पूजे जाने वाला जानवर है, इसके पेट में से तीर क्यों निकाला हुआ है? लेकिन किसी के पास उसका जवाब नहीं था। शायद किसी को सोचा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ करता था गोप ट्रांसपोर्ट, GOPE। कुछ लोग उसको गोपी भी कह देते थे, गोप, लेकिन आमतौर पे गोपी GOPI से लिखा जाता है। तो खैर, वो मुझे याद आ गया जब मैं इस आदमी की आज कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो दिनेश गोप अपने उस मित्र मसीह चरण के साथ मिलके बहुत बड़े एरिया के एक तरीके से सरबराह बन जाते हैं, कंट्रोलर बन जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए महीने की आमदन होने लगती। जैसे मैंने बताया, इसी शख्स के 10 साल के अंदर अंदर 8,500 कमिटेड कार्डर मेंबर्स बढ़ गए 3 राज्यों में। अब 2022 में एक बहुत बड़ा एनकाउंटर होता है। छत्तीसगढ़ की लोकल पुलिस जो होती है वहाँ की, उस इलाके की वो, और CRPF की बहुत बड़ी यूनिट दस्ता, इनको एक गांव में घेर लेती है। और घेरने के बाद बहुत बड़ा, ये वेस्टर्न सिंहभूम में हुआ था, पश्चिमी सिंहभूम इलाके में। और उस मुकाबले में गुदरी, उस गांव का नाम था गुदरी पुलिस स्टेशन एरिया में वो एरिया पड़ता था। वहाँ पे 36 घंटे लगातार ऑपरेशन चलता रहा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, हज़ारों गोलियां चली दोनों तरफ से, पुलिस CRPF एक तरफ, और ये गोप और पूर्ति का जो काडर था नक्सलाइट्स का, वो एक तरफ। 36 घंटे के एनकाउंटर के बाद जब शांति होती है, पुलिस कूबिंग ऑपरेशन करती है, तो पता चलता है कि ये दोनों जो लोग हैं ये भाग जाते हैं वहाँ से, लेकिन पकड़े नहीं जाते। बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी होते हैं, नक्सल जख्मी होते हैं, लेकिन ये पता लगता है कि ये सब जख्मी हुआ था। उसके बाद लोगों ने कहा पता नहीं कहाँ चला गया, रात के अंधेरे में निकल गए। जो अक्सर होता है, उनको आप मारो पीटो कुछ करो, वो बताते नहीं अंदर की बात के क्या थी। तो इस आदमी की जान बचती है। उसके बाद इनको महसूस होता है, दोनों को, मछलीचारण को और दिनेश गोप को, कि हमें और मजबूत हथियार चाहिए। जिस किस्म के हथियारों से हमने 36 घंटे पुलिस का मुकाबला किया, उससे थोड़े और बेहतर हथियार हमारे पास होते तो लड़ाई का पलड़ा कुछ और हो सकता था। अब वहाँ भी एक गलती हो जाती है इनसे। उसी इलाके का एक बहुत बड़ा BJP के कार्यकर्ता है, नेता, बलराम सिंह उनका नाम है। उनको फोन कर दिया जाता है कि हमें आपसे रंगदारी चाहिए। उसने कहा क्या चाहिए? बोले पैसा नहीं चाहिए, हमें 10 AK-47 राइफल चाहिए। अब वो BJP के नेता घबरा गए कि मैं इनको AK-47 कहाँ से खरीद के लाऊं? पैसा मांगते तो शायद अपनी जान बचाने के लिए दे भी देता। अब ये गन कहाँ से, असॉल्ट राइफल कहाँ से लेके आऊं? जब धमकियाँ और बढ़ने लगी तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। अब केंद्र में BJP की सरकार, एजेंसियाँ सब उनके हाथ में, तो प्रेशर बढ़ने लगा। प्रेशर इतना बढ़ने लगा कि दिनेश गोप को अपना इलाका छोड़ के उसने ये बेहतर समझा कि कुछ समय के लिए कहीं दूर जाया जाए, बजाय इसके कि मुझे घेर के जब मुकाबले और होंगे, इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, तो अच्छी बात है कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ से निकल जाऊँ। तो ये आदमी अपने 1-2 साथियों के साथ, ज़्यादा नहीं, भेष बदल के ये बिहार एंटर करता है। बिहार से बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल चले जाते हैं, जहाँ पे विराटनगर एरिया है, वहाँ पे जाके ठिकाना बना लेते हैं। और आपको शायद मालूम होगा कि नेपाल में भी बहुत बड़ी संख्या में
माओवादी लोग हैं। एक समय तो ऐसा था कि नेपाल में सरकार भी माओवादियों ने बना ली थी अपनी, लेकिन फिर कुछ आपस में फर्क पड़े और सरकार गई। लेकिन बहुत बड़ा कार्डर एक माओवादियों का नेपाल में भी है। तो आपस में बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के माओवादियों के अच्छे रिश्ते हैं नेपाल के माओवादियों से। तो ये शख्स दिनेश गोप 2022 में एनकाउंटर के बाद बीजेपी नेता बलराम सिंह को धमकी देने के बाद नेपाल चले जाते हैं और विराटनगर में एक बड़े छोटे से इलाके में जाके ढाबा खोलते। दाढ़ी पहले बड़ी हुई थी और थोड़े से बाल बड़े करके पगड़ी बांधनी शुरू कर दी और निहाल सिंह बन के निहाल सिंह के नाम से ढाबा शुरू कर दिया। अब NIA और छत्तीसगढ़ की पुलिस, बिहार की पुलिस, उड़ीसा की पुलिस, STF फोर्सेस, ये सब इनको ढूंढने में लगते। इसी बीच मसीह चरण वो पकड़ा जाता है, वो जेल में है अभी भी, लेकिन इसका दिनेश गोप का कोई पता नहीं चलता। इसने सब मोबाइल सिम कार्ड जो थे वो सब तोड़ दिए। किसी न किसी आते जाते जो कस्टमर आते थे वहाँ ढाबे पे, उनका किसी का फ़ोन लेके, इसका एक काडर का आदमी था जो सरकारी महकमे में काम करता था, उसको फ़ोन करके मैसेज आगे देता था अपने रिश्तेदारों को, जिनमें इसकी 2 पत्नियां भी हैं। एक का नाम शकुंतला है, दूसरी का नाम हीरा देवी, शकुंतला कुमारी, हीरा देवी। इस आदमी ने उस सरकारी मुलाजिम के थ्रू, जिसके ऊपर कोई शक नहीं करता, कोई एजेंसी वाला, पुलिस वाला, वो भी इसके साथ मिला हुआ था इसके कार्डर में। तो जो अपने ग्रुप मेंबर्स को, अब कमांडर था, तो अपने जो उसकी सेना थी उसको मैसेज पहुंचाने हैं, क्या करना है, तो अपने उस फ़ोन के थ्रू ये आदमी उनको इंस्ट्रक्शन देता था, उस सरकारी मुलाजिम के थ्रू, आप फलां आदमी को फ़ोन करो और उससे इतनी रंगदारी मांगो या ये चीज़ मांगो। खुद किसी को फ़ोन नहीं करता था रंगदारी के लिए या पैसे के लिए, क्योंकि उसको पता था कि मेरी लोकेशन अगर पुलिस वालों को पता चल की जाए, एजेंसी को, NIA को, तो मैं ज़्यादा दिन उनकी पकड़ से बाहर नहीं रह सकूँगा। तो ये काम 13 महीने तक चलता रहा और उन 13 महीने में आप हैरान रह जाओगे सुन के, 120 करोड़ की रंगदारी इकट्ठी की गई। अंदाज़ा लगा लो कि अंडरवर्ल्ड के लोग शहरों में भी साल में इतनी बड़ी रकम इकट्ठी करनी बहुत मुश्किल होती, लेकिन इन शख्स ने वहाँ बैठ के भी, और उस 120 करोड़ में से तकरीबन 118 करोड़ रुपया अपने इलाके के लोगों में बांट दिया। और जब इस बात की खबर लगती है ना, ये छापे मारती है इसके ठिकानों पे, रिश्तेदारों को, बैंक वालों पे, तो इसके सारे जितने बैंक अकाउंट थे, काफ़ी सारे इसके और इसके सहयोगियों के, जिनमें इसकी दोनों पत्नियां भी शामिल हैं, तो पूरे बैंक खातों में से 2,15,00,000 रुपये एक मिले, 40 लाख एक और छोटे जो अकाउंट थे उनके में से मिले, और 10-12 लाख रुपया एक और अकाउंट में, छोटे अकाउंट में से मिला के। लेकिन सबसे बड़ी रकम 2,15,00,000 रुपया बाकी पैसा लोगों में बांट दिया। अब ये फ़र्क है अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं का और ये नक्सल मूवमेंट के एरिया कमांडर्स का, जो अपने तरीके के एक अजीब डिफरेंट किस्म के डॉन होते हैं। काम बिल्कुल अंडरवर्ल्ड जैसे हैं, फिरौती मांगना, पैसे मांगना, हफ्ता वसूली, ठेकेदारों से, पेट्रोल पंप वालों से, कारखानेदारों से, जंगल के ठेकेदारों से, जैसे मैंने बताया आप। लेकिन पैसे का इस्तेमाल अपने लिए नहीं। आपने कभी सुना है कि कोई अंडरवर्ल्ड डॉन जो पुलिस से भाग के देश छोड़ के चला जाता है? वो तो प्रदेश में जाते हैं, दुबई जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, आलीशान बंगलों में रहते हैं, नौकर चाकर रख के, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रख के, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन ये आदमी
सिंपल कपड़ों में ढाबे वाला बन के पगड़ी बांध के अपने तंदूर पे बैठ के रोटियां बना रहा है, चाय बना रहा है और अपने पीछे छोड़े हुए लोगों को 118 करोड़ रुपया इकट्ठा करके बांट भी देता। एनआईए और दूसरी एजेंसियां इसके पीछे बुरी तरह लगी हुई। अचानक वो मुलाजिम जिसको जो फ़ोन किया करता था गाहे बगाहे, उसकी एजेंसीज को लग जाती और उसका नंबर वाच पे रख लिया जाता है। 13 महीने के बाद इस आदमी का फ़ोन आता है विराटनगर नेपाल से, दिनेश पोल गोप का, और उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली जाती। लेकिन उसने हुलिया इस किस्म का बदला होता है कि और बहुत से कम लोगों ने उसको देखा था। अब जंगल में रहते हैं, उनकी कोई तस्वीर नहीं किसी के पास, तो सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें नहीं डालते, गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं। तो उसको पहचानने में कुछ दिन लगे इन लोगों को, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए तो चोरी से नेपाल घुसे थे, नेपाल की सरकार की पुलिस की मंजूरी लिए बिना, और बड़े तरीके से इन्होंने अपने सोर्सेस से जब कंफर्म किया कि यही आदमी जो ढाबा चला रहा है सरदार जी बन के, निहाल सिंह बन के, ये असल में दिनेश गोप ही है। और फिर उसको पकड़ के रातों रात बॉर्डर करवा के उसको बिहार लाया जाता है। वहाँ से बाई एयर उसको रांची के एयरपोर्ट से बाई एयर लेके आया जाता है एनआईए के स्पेशल जहाज में, फ्लाइट में। और आज वो आदमी इसी 22 तारीख को उसको पकड़ा। कुछ तस्वीरें उसकी आपको दिखाएंगे। एयरपोर्ट से उतरने के बाद पुलिस अपनी गाड़ी में कैसे लेके जाती है, उसमें बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है और उसकी आंखें अगर आप ध्यान से देखें कितनी इंटेंसिटी उन आंखों में नज़र आती है कि मैं पकड़ा तो नहीं जाना था लेकिन पकड़ा क्यों गया। इस किस्म की फीलिंग उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी आंखों की नज़रों से नज़र आती है। अब उस आदमी के ऊपर 100 से ज़्यादा रंगदारी और दूसरे फौजदारी केसों के केस चलेंगे। उसकी दोनों पत्नियां ऑलरेडी दोनों जेल में हैं। जब ये आदमी पकड़ा नहीं जा रहा था, दोनों बीवियों को फिरौती के, क्योंकि उनको पैसा पहुंचता था, तो उनको भी जेल में कर दिया गया। अब एक तरीके से पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उनका काडर जो है वो अभी भी बरकरार है। वो आगे कैसे काम करते रहेंगे कैसे नहीं, वो देखने की बात होगी। लेकिन एक वो आदमी जिसने करोड़ों रुपये अपने इलाकों में हर साल खर्च कर दिए, अपने गाँवों में, अपने कस्बों में, आगे उस आदमी का क्या होता है ये देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक नक्सल कमांडर की, जिसको हम डॉन कमांडर भी कह सकते हैं, उसकी कहानी। और आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।